हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल आर.वी. प्रसाद आप लोगों के बीच फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को लेकर के आता है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इन दिनों हम यूपी बोर्ड 2020 में फिजिक्स से संबंधित पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज हम 2019 में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन हमारा है गेट से। तो ये एक गेट का परिपथ है जिसमें हमको बताना है बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। तो इस गेट के परिपथ में हमको बुलियन व्यंजक क्या होगा वो बताना है और सत्यता सारणी क्या होगी उसको बताना है। तो पहले हम इस गेट को देखते हैं। इसमें ये जो दो इनपुट और एक आउटपुट मिलकर के आर गेट है और इसके सामने ये जो गोला बना हुआ है वो नॉट गेट का है, यानी आर गेट और प्लस नॉट गेट। ये इतना है यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर दो नॉट गेट लगे, एक नॉट गेट ये है और दूसरा नॉट गेट ये है। तो गेट में जैसा कि जानते हैं कि इनपुट सिग्नल होता है, उसके बाद आउटपुट सिग्नल होता है। और सिग्नल आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक 1 होता है, दूसरा 0 होता है। 1 और 0 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर सिग्नल 1 मिलता है और उसके बाद उसमें नॉट गेट लग जाता है तो 1 0 हो जाता है, और सिग्नल 0 मिलता है और उसके आगे नॉट गेट लग जाता है तो 0 का 1 हो जाता है। यानी 1 और 0 नॉट गेट के लग जाने से अपोजिट हो जाते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर हम देखें, इस पूरे परिपथ में बात करें तो एक सिग्नल ए है और दूसरा सिग्नल बी है। अगर यहाँ पर ए सिग्नल 1 है और बी सिग्नल भी 1 है, तो 1 सिग्नल चल रहा है, इसके बाद यहाँ पर नॉट गेट लग गया तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 सिग्नल क्या बन गया, 0 बन गया। और बी में भी 1 सिग्नल है और यहाँ पर नॉट गेट लगा है तो बाद में क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो अब ये 1 इधर आके 0 हो गया और ये 1 इधर आके 0 हो गया। यानी सवाल में आपके यहाँ पर इसको y1 और y2 दिया गया है। तो अब y1 का मतलब 0 हो गया और y2 का मतलब भी 0 हो गया। तो यहाँ पर y1 0 हो गया और y2 0 हो गया। और y2 क्या है, एक तरह से b के साथ अगर नॉट सिग्नल लग जा रहा है तो वो b बार हो जा रहा है, यानी b का उल्टा हो जा रहा है। b 1 है तो b बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी y1 और y2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो आर गेट में इनपुट अगर 0 0 दोनों होता है तो आउटपुट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पर आउटपुट 0 निकला, उसके बाद तुरंत ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट के लगने से 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी अंत में इसको y डैश बार कहें या y कहें, 1 हो गया। इसी प्रकार से अब अगर हम a को 1 लें, यहाँ पर 1 लें, तो a बार या y1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि a के बाद नॉट गेट लगा हुआ है। और b को 0 लें तो b बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। अब यहाँ पर y डैश क्या हो जाएगा, अगर ये 0 और 1, यहाँ पर एक 0 हो गया दूसरा 1 हो गया, तो ऐसी स्थिति में आर गेट से जब प्रवेश करेगा तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर फिर नॉट गेट लग गया तो ये हो गया 0। तीसरा, ए को 0 रखते हैं, बी को 1 रखते हैं। ऐसी स्थिति में ए के बाद नॉट गेट लगा हुआ है तो ए हो जाएगा 1, और बी के बाद नॉट गेट लगा हुआ है तो बी हो जाएगा 1 का 0। और y1 और y2 1 0 है तो यहाँ पर आर गेट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ पर जब फिर आगे बढ़ते हैं तो आर गेट में आगे नॉट गेट लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अंत में 0 0, ए भी 0 बी भी 0। तो ए के बाद नॉट गेट लगा है तो 0 का 1 हो जाएगा, बी के बाद भी नॉट गेट लगा है तो 0 का 1 हो जाएगा, और 1 1 मिल करके यहाँ पर 1 होगा y डैश, और आर गेट के बाद भी नॉट गेट लगा हुआ तो ये हो जाएगा 0। तो अब हम अगर इस पूरे सत्यता सारणी का केवल a b और y लें तो क्या मिलेगा हमारे सामने,
इस सत्यता सारणी को अलग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ए, बी और वाई। ए है 1, बी है 1 तो वाई है 1। ए है 1, बी है 0 तो वाई है 0। ए है 0, बी है 1 तो वाई है 0। और ए है 0, बी है 0 तो वाई है 0। तो ये जो सत्यता सारणी है ये एंड गेट की सत्यता सारणी है। किस गेट की सत्यता सारणी है? एंड गेट की। तो ये पूरा जो गेट हुआ उसका समतुल्य गेट क्या बनेगा? एंड गेट बनेगा। और ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। और एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू वाई। तो ये बुलियन व्यंजक हो गया और ये सत्यता सारणी हो गई। तो यही आपसे पूछा गया है। दूसरे सवाल में एक इलेक्ट्रिक परिपथ दिया हुआ है जिसमें दो सेल E1 और E2 लगे हुए हैं। E1 का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम और E2 का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। और E1 का विद्युत वाहक बल 18 वोल्ट और E2 का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। अब आपको देखना है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यही को देखना है आपको। यानी यदि हम E1 और E2 में से किसी एक का टर्मिनल विभवांतर जान जाए तो वहीं वोल्टमीटर का क्या हो जाएगा? पाठ्यांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E1 18 वोल्ट है और E2 12 वोल्ट है। तो इस परिपथ में E1 प्रभावी होगा, तो धारा जो है E1 से चलेगी और E2 की तरफ इस तरह से जाएगी। तो परिणामी जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा परिणामी विद्युत वाहक बल बराबर, इसको हम लिखते हैं E से। तो E बराबर 18 वोल्ट है और माइनस 12 वोल्ट है। क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी जो विद्युत वाहक बल होगा दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल है और इस तरह से धारा चल रही है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और फिर ये आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, दोनों क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर पहले का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम और दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, क्या हो गया? 3 ओम। तो पूरा प्रतिरोध है 3 ओम और परिणामी विद्युत वाहक बल है 6 वोल्ट। तो धारा I, परिपथ में धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट बटे 3 ओम इक्वल टू 2 एम्पियर। तो धारा ये 2 एम्पियर बहेगी। I इक्वल टू 2 एम्पियर इस तरह से चलेगी और इस तरह से चलती जाएगी। अब इस पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर अगर निकालना चाहें तो उसको हम V1 लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस I इंटू स्मॉल r। क्योंकि पहला सेल धारा दे रहा है तो इसमें फॉर्मूला लगा V1 इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। और ये हो जाएगा E1 का मान 18 वोल्ट माइनस I का मान 2 और R1 का मान 2। तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 4 बराबर 14 वोल्ट। ये हो गया V1 इक्वल टू, यानी पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर 14 वोल्ट हो गया और यहीं 14 वोल्ट ये वोल्टमीटर मापेगा। अगर इसको हम दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर भी देखना चाहें तो वो भी 14 वोल्ट ही आएगा। देखिए कैसे? V2 दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर V2 इक्वल टू E2। अब देखिएगा माइनस, जब सेल से धारा निकलती है तब तो I पॉजिटिव होता है, लेकिन सेल में धारा जाती है तो I नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर इस E2 में धारा जा रही है, E2 से धारा ले नहीं जा रही है बल्कि E2 में धारा जा रही है। तो ऐसी स्थिति में I क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो I -2 लिखेंगे और इंटू R1 कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू E2 का मान है 12 वोल्ट और -2 क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू 12 प्लस 2 बराबर 14 वोल्ट। तो ये V2 दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर नापें या पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर नापें, दोनों का मान क्या आएगा? 14 वोल्ट आएगा। यानी वोल्ट मीटर 14 वोल्ट को मापेगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको
परिणामी तीव्रता आई निकालना है और अधिकतम तीव्रता क्या होगी उसको निकालना है और दोनों का अनुपात देख लेना है। तो पहले परिणामी तीव्रता को अगर देखना चाहें तो परिणामी तीव्रता आई के लिए फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू cos फाई। ये फार्मूला होता है परिणामी तीव्रता के लिए। और यहाँ पर फाई क्या है? फाई कलांतर है और I1 और I2 तीव्रताएं हैं दोनों तरंगों की। तो चूंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों ही तरंगों की तीव्रता एक बराबर होती है, तो इसको हम I1 बराबर I2 बराबर I डैश लिखते हैं। अब कलांतर की बात करते हैं। कलांतर अगर पथांतर दोनों तरंगों में λ/3 का है, पथांतर λ/3 का है, तो कलांतर जो होगा वो लैम्डा की जगह 2 पाई लिखेंगे और अपान 3 कहेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ से ये पथांतर है, यहाँ से हो जाएगा 360 2 पाई की जगह अपान 3 इक्वल टू 120। अब इस फाई का मान क्या हो गया? 120 हो गया कलांतर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई डैश प्लस ट्वाइस अंडर रूट आई डैश इंटू कास 120। अब यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो गया? 2i डैश प्लस 2i डैश इंटू कास 120 के लिख सकते हैं कास 90 प्लस 30 और कास 90 प्लस 30 माइनस साइन 90 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू ट्वाइस आई डैश प्लस ट्वाइस आई डैश इंटू साइन 30 और माइनस के साथ, और ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू ट्वाइस आई डैश इंटू 1/2 और ये हो जाएगा 2 से कटेगा। यहाँ से क्या बचेगा? i इक्वल टू ट्वाइस आई डैश माइनस आई डैश इक्वल टू आई डैश। ये i इक्वल टू आई डैश, परिणामी तीव्रता i इक्वल टू आई डैश हो गया। और मैक्सिमम तीव्रता क्या होती है? कास फाई की जगह 1 रख दें तो मैक्सिमम तीव्रता आ जाती है। तो क्या लिखेंगे? अधिकतम तीव्रता के लिए फाई इक्वल टू ट्वाइस एन पाई इम्प्लाई दैट कास फाई इक्वल टू 1। अतः आई मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता इक्वल टू आई डैश प्लस 2 अंडर रूट आई डैश इंटू 1। ये कास फाई की जगह 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? आई डैश प्लस आई डैश 2i डैश प्लस 2i डैश इक्वल टू क्या हो गया? आई मैक्सिमम इक्वल टू 4i डैश। तो परिणामी तीव्रता i इक्वल टू आई डैश और आई मैक्सिमम इक्वल टू 4i डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परिणामी तीव्रता i तथा i मैक्सिमम का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा i डैश अपान 4i डैश और ये हो जाएगा i डैश से कैंसिल होगा, यानी i इज टू आई मैक्सिमम इक्वल टू 1:4। ये आंसर बन के आएगा हमारा। यानी अधिकतम तीव्रता I0 और परिणामी तीव्रता I का जो अनुपात होगा वो 1:4 होगा। तो हमने I मैक्सिमम की जगह इसमें I0 दिया हुआ है, तो I मैक्सिमम की जगह I0 लिख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा? I/I0 इक्वल टू 1:4। ये आंसर बन गया है हमारा। तो ये तीसरा सवाल रहा। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु A 5A0 तथा B -3A 4A के मध्य विभवांतर क्या होगा? तो एक XY कोऑर्डिनेट है, इसके मूल बिंदु पर यहाँ पर इसको अगर O माने तो यहाँ पर 3 माइक्रोकूलाम का एक चार्ज है और 2 बिंदु दिए गए A का निर्देशांक है 5A और 0। तो 5A अगर A
5a और 0 है, तो इसका मतलब x एक्सिस पर 5a चलेंगे और y एक्सिस पर नहीं चलेंगे, 0 है तो y एक्सिस पर नहीं चलेंगे। तो ये बिंदु हो गया a, 5a और 0। और दूसरा बिंदु b है जिसको हम लिखे हैं -3a और 4a। तो यहाँ से -3a बता रहा है कि x एक्सिस पर निगेटिव दिशा में 3a चलेंगे और y एक्सिस पर 4a चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4a। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो b होगा और b को लिखेंगे हम -3a और 4a। तो अब हमको इस पॉइंट से ये दूरी निकालनी है, इस पॉइंट से ये दूरी निकालनी है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पर हमको विभव निकालना है। तो भी ए के लिए मूल बिंदु से ए की दूरी r बराबर क्या हो जाएगा 5a, और भी बी के लिए यही दूरी हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तो ये दूरी है 3a और ये दूरी है 4a। तो ये दूरी हो जाएगी √3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू √3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, और इसको जब हल करेंगे तो आएगा 5a। तो ये दूरी भी हो गई 5a और ये दूरी भी हो गई 5a। तो ऐसी स्थिति में इस 3 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण समान दूरी पर अगर विभव निकालेंगे हम, तो जितना विभव भी a होगा उतना ही विभव भी b होगा। क्यों? क्योंकि एक ही आवेश के कारण समान दूरी पर हम विभव निकाल लें, तो भी a और भी b बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, चूंकि 3 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश से a एवं b की दूरी समान है, अतः भी a बराबर भी b होगा। ऐसी स्थिति में a और b के बीच विभवांतर, a एवं b के बीच विभवांतर भी a माइनस भी b इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये विभवांतर क्या हो जाएगा 0। 5वें सवाल में है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा का समीकरण क्रमशः E इक्वल टू 220 √sin ω_t प्लस π/6 एवं धारा का समीकरण है I इक्वल टू 15 √2 sin ω_t माइनस π/6। ये वोल्टेज एवं धारा के लिए समीकरण है। ऐसी स्थिति में E और I के बीच विभवांतर क्या निकालना है, E एवं I के बीच कलांतर आपको निकालना है। तो कलांतर पहले की कला है ω_t प्लस π/6 और दूसरे की कला है ω_t माइनस π/6। तो कलांतर क्या हो जाएगा, कलांतर इक्वल टू पहले की कला ω_t प्लस π/6 और दूसरे की कला माइनस करेंगे ω_t माइनस π/6 और हल करेंगे तो आ जाएगा 2π/6 और इसको लिखेंगे π/3। तो ये कलांतर हो गया। अब आगे पूछा गया आपसे कि शक्ति क्षय की गणना करना है। तो शक्ति क्षय आप लिखते हैं पावर P इक्वल टू V0 I0/2 इंटू cos φ। तो V0 का मान होगा हमारे सामने 220 √2 इंटू I0 का मान है 15 √2 बटा 2 इंटू cos φ, और φ का मान क्या है, कलांतर π/3 है और π/3 का मतलब हो गया 180/3, यह हो गया 60। तो ये क्या हो गया cos 60। और यहाँ से आ जाएगा हमारे सामने, ये कटेगा इन दोनों से 220 गुणे 15 गुणे 1/2, ये हो जाएगा 110। ये हो गया 0, 15 इकाई 15, ये 1650 वाट, ये शक्ति क्षय हो गया। तो ये हमारा 5वां सवाल रहा जिसमें आपने कलांतर 60 डिग्री देखा और शक्ति क्षय 1650 वाट देखा। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, यदि R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है
एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R1 इंटू R2। तो यदि सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है और पहली बार R1 वाय प्रतिरोध से जोड़ा जा रहा है तो धारा I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R1। ये हो गया। और दूसरी बार जब R2 प्रतिरोध से जोड़ी जा रही तो धारा दूसरी हो जाएगी I2 इक्वल टू E अपान R प्लस R2। ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि समान समय के लिए धारा प्रवाहित की जा रही है और ऊष्मा दोनों की समान है। तो ऊष्मा के लिए क्या लिखते हैं, I स्क्वायर आर टी बराबर Q, ये लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में Q1 बराबर I1 स्क्वायर R1 इंटू टी और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 इंटू टी, और दोनों बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, I1 स्क्वायर R1 टी बराबर I2 स्क्वायर R2 टी। ये हो गया। अब टी टी कैंसिल होगा, यहाँ से I1 का मान रखिए, I2 का मान रखिए तो क्या हो जाएगा, E अपान R प्लस R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 बराबर E अपान स्मॉल r प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R2। ये हो गया। अब E दोनों तरफ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपान R प्लस R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 इक्वल टू 1 अपान R प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R2। यहाँ से हो गया। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से R प्लस R2 का होल स्क्वायर बटे R प्लस R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R2 बाई R1। यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R2 बटा R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 इक्वल टू R2 बटा R1। ये हो गया। अब तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर R1 प्लस R2 स्क्वायर R1 प्लस ट्वाइस R1 R2 इक्वल टू, इसको करिए तो R स्क्वायर R2 प्लस R1 स्क्वायर R2 प्लस ट्वाइस R1 R2। तो ये और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या बचेगा, R स्क्वायर R1 प्लस R1 R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर R2 प्लस R2 R1 स्क्वायर। अब यहाँ से इसको इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर R1 माइनस R स्क्वायर R2 इक्वल टू R2 R1 स्क्वायर माइनस R1 R2 स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं R स्क्वायर तो ये हो जाता है R1 माइनस R2, और यहाँ से R1 R2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है R1 माइनस R2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू R1 R2 और यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट R1 R2। ये सिद्ध हो गया। सातवां सवाल है कि किसी फोटान का तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा यम द्रव्यमान के किसी कण का द्विवर्गीय तरंगदैर्घ्य एक समान है, तो सिद्ध कीजिए कि फोटान एवं कण की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 2 लैम्डा mc अपान h है, जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है। तो पहले हम फोटान का तरंगदैर्घ्य अगर लैम्डा है तो फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, E1 अगर लिखें तो E1 इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होगा। और यम द्रव्यमान के कण की ऊर्जा यदि E2 हो तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य
लैम्डा डैश इजक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस me2। तो चूंकि दोनों का तरंग दैर्ध्य सेम है इसलिए लैम्डा डैश इजक्वल टू लैम्डा आप लिख सकते हैं। तो लैम्डा डैश की जगह लैम्डा लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इजक्वल टू h अपॉन ट्वाइस me2 अंडर रूट में। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर करें तो लैम्डा स्क्वायर इजक्वल टू हो जाता है h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस me2। e2 इजक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो गया कण की गतिज ऊर्जा और ये हो गया फोटान की गतिज ऊर्जा। तो आपसे पूछा गया है कि फोटान एवं कण की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया है E1 अपान E2 क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E1 की जगह लिखेंगे hc अपान लैम्डा और E2 की जगह लिखेंगे h स्क्वायर अपान ट्वाइस m लैम्डा स्क्वायर। और इसको अगर उल्टेंगे आप तो क्या हो जाएगा, hc अपान लैम्डा इंटू ट्वाइस m लैम्डा स्क्वायर अपान h स्क्वायर। तो एक स्क्वायर में से एक h कटेगा इससे और लैम्डा स्क्वायर में से एक लैम्डा कटेगा इससे। तो क्या बचेगा हमारे सामने, ट्वाइस लैम्डा mc बटा h। यानी आपके सामने हो गया E1 बटा E2 इजक्वल टू ट्वाइस लैम्डा mc अपॉन h, जो कि आपको प्रूव करना था। तो ये हमारा 7वां सवाल रहा। तो इस तरह से हमने आज यूपी बोर्ड 2019 में पूछे गए 7 सवालों को देखा। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसी तरह के अन्य सवालों के लिए हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।